नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर आप यूं कह सकते हो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्लास 12th के बच्चों के लिए, जिनका फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है 12 मार्च 2024 को। जी हाँ बच्चों, आप सभी का जो डेट शीट है वो CBSE ने यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने रिलीज कर दिया है 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो जिन बच्चों के पास फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है उनका एग्जाम है कब? तो 12 मार्च 2024 को। तो इस दिन जो आपका एग्जाम है बच्चों फिजिकल एजुकेशन का, तो इस पूरे पेपर में जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस से जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं, उन सभी प्रश्नों को मैं आज के इस वीडियो में आपको बिल्कुल विस्तार से बताने वाला हूँ। ठीक है, और देखो मेरी गारंटी है ना, यदि आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते हो तो जो है ना आपका फिजिकल में 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स भी आ सकता है। बस आपको वीडियो क्या करना है, ध्यान से देखना है और हर एक चीज को बिल्कुल बारीकी से समझने का प्रयास करना है। ठीक है, यदि आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से हो रखी है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि इस वीडियो को आप देखोगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो में बताए गए सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगा आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। वैसे ही क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम छपने वाले हैं। ऐसा मैं क्वेश्चन जो है आपके लिए छाट के लाया हूँ, मतलब जो हर साल बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आते हैं ना, कुछ ऐसे प्रश्न मैं आपके लिए लाया हूँ। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम से पहले जो है आप इस वीडियो को जरूर देखें, आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मज़ेदार क्लास को। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं पहला चैप्टर जो आपका खेल कार्यक्रमों का प्रबंधन। तो बच्चों, इस चैप्टर से क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, जो कि आपका फिजिकल एजुकेशन का है 12 मार्च 2024 को है। तो देखो, पहला प्रश्न आपका बन जाएगा कि खेल कार्यक्रम प्रबंधन के कार्यों का उल्लेख कीजिए। यानी खेल कार्यक्रम जो प्रबंधन है उनके क्या क्या कार्य हैं वो हमें बताना है बिल्कुल विस्तार से। जैसे मान लीजिए क्रिकेट खेल हो गया हमारा, बैडमिंटन हो गया, आपका हो गया बास्केटबॉल हो गया, मतलब ये जो खेल है ना इसका जो प्रबंध कौन करता है, इसका प्रबंध कैसे किया जाता है, खेल को कैसे आयोजित किया जाता है। मान लो क्रिकेट खेल खिलाना है तो एक नियम होगा सब चीज़ अच्छे से किया जाता है ना। तो वो जो कार्य है ना खेल कार्यक्रम प्रबंधन, यानी जो खेल का प्रबंध करने का जो कार्य है वो आप सभी को बताना है इस प्रश्न के तहत। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल ध्यान से समझे। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं प्रबंधन का अर्थ। यानी जो प्रबंधन शब्द है ना इसका अर्थ क्या होता है पहले आप वो समझे। देखो, प्रबंधन का मतलब होता है मेजरमेंट, या फिर कह सकते हो आप इसको जो है प्रबंध कराना। ठीक है, तो देखो विभिन्न समूहों तथा व्यक्तियों के साथ मिलकर किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने तथा करवाने की कला को प्रबंधन कहते हैं। देखो इसमें क्या होता है ना, प्रबंध करना। आप ही सोचो, जैसे मान लो ये क्रिकेट खेल है तो इसमें क्या करते हैं, एक योजना बनाएंगे, विभिन्न टीमों के साथ मिलेंगे, व्यक्ति के साथ मिल करके जो एक प्लानिंग से जो क्रिकेट खेल का आयोजन करवा लिए। जैसे तो अब ये चित्र में इस प्रकार से जो मीटिंग होगी, ठीक है, पूरा चर्चा होगा किस प्रकार से खेल खेलना है, कैसे जो है कार्य करना है। तो कहने की विभिन्न व्यक्तियों के साथ मिलकर, विभिन्न समूहों के साथ मिलकर जब हम किसी कार्य को सफलतापूर्वक करवा लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, तो प्रबंधन कहते हैं। समझ गए आप? सीधी सी बात। मैं आपको और आसान शब्दों में बताऊं तो जैसे मान लो आपके घर में किसी का बर्थडे पार्टी है, ठीक है, बर्थडे पार्टी है, तो उसमें क्या होता है, जैसे आप मान लो प्रबंध करते हो, ठीक है, उसका मतलब ऑर्गेनाइज कराते हो, बर्थडे पार्टी आप मनाते हो, तो आप रूल्स बनाओगे ना कि मान लो भाई ये इस बंदे का काम है केक लाना, इसका काम है डेकोरेट करना, इसका काम है बाहर के लोगों को देखना, इसका काम है सभी को खाना खिलाना। मतलब आप आपस में काम को बांट के करते हो ना, तो ये क्या है, प्रबंधन है। मतलब आपने किसी कार्य को अच्छे से कराया। अब मान लो आपको प्रबंधन ही नहीं करोगे, बर्थडे पार्टी में सबको बुला लोगे, कुछ अच्छे से व्यवस्था नहीं अगर अच्छा नहीं लगेगा ना, तो ठीक उसी प्रकार प्रबंधन का बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रबंधन का अर्थ हो जाता है। ठीक है, अब बच्चों समझते हैं हम खेल कार्यक्रम प्रबंधन की कार्य। प्रश्न आपका इसी के ऊपर है, आपको ध्यान समझना नहीं। देखो मैं आपको बताऊं इसका मतलब, देखो खेल कार्यक्रम प्रबंधन की कार्य, यानी जो खेल कार्यक्रम जो प्रबंधन हो रहा है उसके क्या क्या कार्य आप देख सकते हो। जैसे मान लो क्रिकेट हो गया आपका, ये बैडमिंटन हो गया, या आपका बास्केटबॉल हो गया। ठीक है, तो देखो बच्चों खेल कार्यक्रम प्रबंधन को हम 5 कार्यों में बांट के पढ़ते हैं। ठीक है, पहला हमारा है योजना, दूसरा संगठन, तीसरा नियुक्तिकरण, चौथा निर्देशन और पांचवा हमारा क्या है पहले बच्चों, तो आप कह दोगे नियंत्रण। ठीक है, ये आपके टोटल 5 जो है खेल कार्यक्रम प्रबंधन के कार्य हो जाते हैं। अब इन 5 कार्य को हम आगे विस्तार से समझते हैं कि इन कार्य का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। बिल्कुल आपको डिटेल में पता चलने वाला है, बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो आप एक लाइक जरूर करें
ठीक है। देखो सबसे पहले समझते हैं योजना को। देखो आप टॉपिक की ध्यान रखो। देखो आपका एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम सर पे है, आपको ध्यान रखना है, आपको थोड़ा सोचना की जो शक्ति वो बढ़ानी है, ठीक है। देखो आपने क्या पढ़ा, मैं आपको थोड़ा पीछे दिखाता हूँ स्लाइड में। देखो आपने क्या पढ़ा, खेल कार्यक्रम प्रबंधन कार्य, यानी जो खेल का जो प्रबंध हो रहा है ना, उसके क्या क्या कार्य है, हम किस कार्य से खेल को बड़े ही सरलता पूर्वक आयोजित करवा सकते हैं, वो आपको जानना है। मैं आपको टॉपिक बिल्कुल विस्तार से बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में छप जाए। आपको मैं कह रहा हूं ना, रटने की भी जरूरत नहीं। आप मेरे वीडियो को सुनो, मेरी आवाज को सिर्फ ध्यान से सुनते रहो, आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो देखिए बच्चों, पहला योजना। अब मान लो आपको कोई प्रबंधन करना है, ठीक है। जैसे मान लो क्रिकेट हमको जो है आयोजित करवाना है, ठीक है। तो पहले हम योजना बनाएंगे। देखो योजना क्या समझो आप, तो देखो योजना एक पूर्व निर्धारित प्रक्रिया है जो किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाई जाती है। तो योजना क्या है, तो योजना एक पूर्व यानी पहले से ही निर्धारित एक प्रक्रिया है जो किसी विशेष लक्ष्य को देख के बनाई जाती है। जैसे मान लो इंडिया टीम का एक लक्ष्य है कि उनको वर्ल्ड कप में जीतना है, ठीक है। तो एक लक्ष्य, उनका एक गोल सेट हो गया कि मुझे जीतना है, तो एक लक्ष्य के तहत जब तैयारी किया जाता है उसको योजना कहते हैं। और आसान शब्दों में समझाऊं, जैसे मान लो आपको क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम होगा, तो आपने योजना बनाया होगा कि हाँ मुझे जो है क्लास 12 में टॉप करना है। अब टॉप करना है तो आप टॉप वैसे कर नहीं लोगे, तो आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो आपके दिमाग में एक लक्ष्य है कि हाँ मुझे ये अचीव करना है, तो जो है आप उस तरीके से जो है अपना पढ़ाई करोगे, या फिर उस तरीके से आप खेलोगे। क्रिकेट की बात करो तो, और आप जो है वर्ल्ड कप का जो मेडल ये प्राप्त कर लोगे। तो योजना मतलब ये बच्चों, किसी चीज के पहले जो हम एक योजना बनाते हैं उसको हम योजना कहते हैं, ठीक है। पहला आप समझ गए योजना मतलब खेल। आपको मैं और संक्षेप में बताऊं, जैसे मान लो खेल है ना, खेल कैसे आयोजित होगा, तो पहला काम क्या था हमारा, योजना। योजना हमने बना लिया खेल का, आप बिल्कुल बारीकी से समझो। देखो दूसरा हमारा क्या है, संगठन। तो संगठन का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा कार्यक्रम संबंधी कार्यों को परिभाषित एवं वर्गीकृत किया जाता है। तो देखो इसमें मतलब ये नहीं, जैसे मान लो संगठन का तात्पर्य है कि हम पहले काम को बांटेंगे। हमने योजना तो बना लिया कि हमें वर्ल्ड कप जीतना है, वर्ल्ड कप हमें क्या करना है बच्चों, तो हमें जीतना है, ठीक है। लेकिन वर्ल्ड कप कैसे जीतेंगे, तो आपने वर्ल्ड कप जीतने का एक टारगेट फिक्स कर लिया। अब आपको क्या करना है, काम को ढूंढना है कि टूर्नामेंट कराएंगे, खेल का आयोजन कराएंगे, तो क्या क्या हमें काम मिलेगा। जैसे मान लो पहला काम आप मान लो मैदान की देख रेख, ठीक है। दूसरा मान लो लाइटिंग वगैरह, ठीक है, तकनीकी वाला, ठीक है। तीसरा मान लो साफ सफाई का। तो आपने काम को बांट दिया, और काम को बांटना होता है, इसमें संगठन होता है, ठीक है। संगठन का काम ही है कि जो योजना बन गया है उसमें देखना कि हाँ भाई क्या है योजना, वर्ल्ड कप जीतना है, मैच करवाना है क्रिकेट का। तो क्या करेंगे, मैदान की जरूरत है, मैदान की देखरेख होगा, लाइटिंग वगैरह कराएंगे, दर्शकों के लिए सीट वगैरह लगवाएंगे, साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा। तो ये सब आपने काम को बांट लिया, तो ये संगठन के तहत आता है काम को बांटना। पहला हम क्या करेंगे, योजना बना लेंगे, उसके बाद हम संगठन बनाएंगे, यानी काम को बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और उन्हें विभिन्न समितियों या व्यक्तियों को सौंपकर उन्हें अधिकारों और दायित्वों का निर्धारण किया जाता है। हमने काम बांट दिया, क्या काम बांटा कि मैदान को बनवाना है, ठीक है, मैदान बनवाना है। अब मैदान बनाने का काम कौन करेगा, व्यक्ति तो करेगा। तो हमें पहले काम को देखना है कि हाँ भाई हमारे पास इतने काम है, अब उस काम के लिए कौन सा व्यक्ति सही रहेगा उसको चुन के उसको काम में लगाना होता है। ये होता है हमारा संगठन का कार्य। अब आता है बच्चों का नियुक्तिकरण, तीसरा। तो देखो नियुक्तिकरण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत किसी विशिष्ट पद या कार्य के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति का चयन या तथा प्रशिक्षण किया जाता है। देखो नियुक्तिकरण में क्या है, जैसे मान लो आपने मैदान के बारे में चुना कि मैदान का देखरेख कौन करेगा, तो आपने एक कार्य बना लिया कि हाँ मैदान को देखरेख करना है। अब नियुक्तिकरण क्या है, चुनना, ठीक है। आप चुनोगे हाँ ये व्यक्ति जो मैदान का देखरेख कर सकता है, तो आप जो है इसको चुन लोगे, ठीक है। तो ये क्या है, नियुक्तिकरण मतलब चुन लेना, ठीक है। अब आता है बच्चों आपका निर्देशन। तो मानवीय संसाधन को उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, मानवीय संसाधनों को जो है उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जरूरी दिशा निर्देश, जो भी इंपॉर्टेंट, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होता है, जो भी दिशा निर्देश होता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस होता है, वो उनको देने की आवश्यकता हो जाती है। उनका मार्गदर्शन करना तथा उन्हें निरंतर रूप से प्रेरित करने की प्रक्रिया को निर्देशन कहते हैं। यानी कि बच्चों जैसे मान लो आपने योजना बना लिया, संगठन बना लिया, काम को देख लिया, नियुक्तिकरण भी कर दिया, आपने 3 स्टेप कंप्लीट कर दिया। आप चौथा में क्या करोगे, आप जिस व्यक्ति को आपने चुना है, मान लो एक व्यक्ति को आपने चुना साफ सफाई के लिए, मैदान की साफ सफाई करने के लिए, तो आप उस व्यक्ति को निर्देश दोगे हाँ भाई तुमको ऐसे काम करना है, यहाँ पे जो है ये होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। आप बताओगे ना आपको कैसा काम चाहिए, तो उसको निर्देशन कहते हैं, बताना, इंस्ट्रक्शन देना। अब आता है बच्चों आपका अंतिम नियंत्रण, 5वां, ठीक है।
देखो, नियंत्रण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा कार्यों को पूर्व निर्धारित योजना के अनुरूप किया जाता है। तो देखो, नियंत्रण में क्या होता है ना, देखो देखो मैं आपको बताऊं आसान तरीके से। पहला आपने योजना बनाया प्लस में, दूसरा आपने संगठन बनाया, तीसरा में आपने नियुक्तिकरण कर दिया, चौथा में आपने जो है निर्देश भी दे दिया। अब पांचवा क्या है बच्चों, आपका नियंत्रण है। यानी इसमें जो है ना आपका ऑटोमेटिक नियंत्रण हो जाए। जैसे मान लो आपने योजना बना लिया, आपने जो है संगठन बना लिया, आपने लोगों को चुन भी लिया, उनको दिशा निर्देश भी दे दिया कि हाँ ऐसे काम करना है। अब जो है ऑटोमेटिक आपका उस पूरे खेल पे नियंत्रण यानी कंट्रोल हो जाता है। तो ये हमारा नियंत्रण कहलाता है। ठीक है, ये था बच्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, योजना पूछ सकते हैं, संगठन पूछ सकते हैं, तो आप बता देना। ठीक है, बहुत ही ईजी था। अब आता है प्यारे बच्चों हमारा दूसरा प्रश्न, टूर्नामेंट से पहले की समितियों की व्याख्या कीजिए। मान लो जो टूर्नामेंट खेल मान लो क्रिकेट का आयोजित हो रहा है, तो उसमें समिति को बनाया जाएगा। ठीक है, समिति को बनाया जाएगा, तो कौन कौन सी समिति है उन समिति के बारे में हमें विस्तार से बताना है। ठीक है, टूर्नामेंट से पहले की समिति। तो देखो, टूर्नामेंट से पहले की समिति, मान लो जो खेल टूर्नामेंट शुरू नहीं हुआ है उससे पहले क्या क्या जरूरत पड़ेगा, कौन कौन समिति का कार्य है, वो हमें बताना है। तो पहला हमारा बच्चों है आयोजन या प्रबंधन समिति। देखो, नाम से आप याद रखना, आयोजन या प्रबंधन समिति, यानी इस समिति का काम ही है टूर्नामेंट को यानी खेल प्रतियोगिता को आयोजन करना। इस समिति का मुख्य कार्य होता है खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना। अगला हमारा वित्तीय समिति। देखो, वित्तीय मतलब पैसे जुड़ा हुआ, यानी इस समिति का मुख्य कार्य होता है टूर्नामेंट संबंधी वित्तीय प्रबंधन करना। ठीक है, तथा इस समिति को सभी प्रकार की वित्तीय प्राप्तियों, व्यय का लेखा जोखा, बजट बनाना, ये सब इसके अंदर आता है। ठीक है, मतलब ये समिति जो है बजट का काम करती है कि देखेगी हाँ किसको कितना खर्चा है। मान लो ग्लव्स चाहिए, खिलाड़ी के लिए कपड़े चाहिए, मैदान में ये चाहिए, उपकरण चाहिए, कुर्सी चाहिए, जो भी खर्चा है ना वो सभी देख रेख करती है कौन, वित्तीय समिति। तीसरा हमारा क्या, प्रचार समिति। देखो, ये सब भाई ना टूर्नामेंट से पहले की समिति, यानी खेल शुरू नहीं हुआ है उससे पहले की समिति है। ठीक है, प्रचार समिति का क्या काम है, आप नाम ही पढ़ो, प्रचार समिति यानी टूर्नामेंट का प्रचार करना ताकि लोगों को पता चल सके कि हाँ टूर्नामेंट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, इस समिति का मुख्य कार्य होता है टूर्नामेंट का प्रचार करना। जैसे मान लो को टूर्नामेंट होगा, मान लो 22 तारीख को होगा, तो प्रचार करेगी टूर्नामेंट आयोजित हो गया, 22 तारीख को टूर्नामेंट होगा यहाँ पे, तो मतलब प्रचार ताकि लोगों को पता चल सके। तो इसका काम है प्रचार प्रसार समिति। ठीक है, चौथा बच्चों आपका तकनीक समिति। देखो ये क्या है, तो इस समिति में तकनीक दक्षता प्राप्त अधिकारी होते हैं। देखो, तकनीक मतलब टेक्निकल से जुड़ा हुआ। जैसे मान लो लाइटिंग लगाना है, पूरा आप देखते हो, आप अगर मैच देखने जाते हो स्टेडियम में देखते हो, पूरा स्टेडियम में लाइट होता है, कुर्सी होता है, पूरा अच्छे से सुविधा होती है। तो क्या है ये तकनीक दक्षता प्राप्त अधिकारी होते हैं। मतलब इसमें इलेक्ट्रीशियन होंगे, प्लम्बर होंगे या कोई भी होंगे, मतलब उनको एक नॉलेज होता है। ठीक है, यह समिति सभी प्रकार के खेल उपकरणों की देखरेख, मैदान की देखरेख तथा प्रकाश की व्यवस्था इत्यादि जैसे व्यवस्थाओं की देखरेख करती है। मतलब इस समिति का कार्य होता है तकनीक यानी सब चीज को देखरेख करना, प्रकाश का लाइट वगैरह लगाना, सब जो है डिस्प्ले लगवाना, जो है ऑडियंस के लिए माइक वगैरह लगवाना, सब चीज जो कार्य होता है इसका तकनीक समिति का। अगला हमारा क्रय समिति। देखो, क्रय मतलब होता है खरीदना। आप नाम से याद रखोगे ना बच्चों, तो आपको बोर्ड एग्जाम में अपने अपने शब्दों में बना के लिख सकते हो। ठीक है, क्रय समिति, क्रय का अर्थ क्या होता है, खरीदना। आप किसी चीज को बाय करते हो, किसी चीज को खरीदते हो, तो उसको हम कहते हैं क्रय यानी बाय। ठीक है, BU बाय, बाय करना यानी खरीदना। यानी देखो इस समिति का काम क्या है, टूर्नामेंट में जो भी आवश्यक सामग्री है, जो भी उपकरण है, उसको खरीदना जो है इस समिति का कार्य होता है। देखो, इस समिति का मुख्य कार्य टूर्नामेंट से संबंधित सभी वस्तुओं तथा खेल उपकरणों की खरीद, यानी जो भी टूर्नामेंट से संबंधित वस्तु है, जो भी खेल उपकरण की आवश्यकता पड़ी, जैसे मान लो बैट हो गया, बॉल हो गया, जो भी आवश्यकता है उसको देखना और उन सभी चीजों को खरीदना। ठीक है, तथा उन्हें उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी इसी समिति की होती है। उनको खरीदना और समय पर उपलब्ध कराना इन समिति की जिम्मेदारी होती है। अब बच्चों आपका आता है तीसरा प्रश्न, आसन संबंधी विकृतियां किसे कहते हैं, वह ये कितने प्रकार की होती है। यानी आसन संबंधी जो विकृति है ये क्या है और ये कितने प्रकार की होती है आपको बताना है। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं आसन संबंधी विकृति होती क्या है। तो देखो, शरीर की बनावट में उत्पन्न ऐसी विकृतियां जो अनुचित शारीरिक आसनों द्वारा उत्पन्न होती है। यानी शरीर की बनावट में उत्पन्न ऐसी विकृतियां जो हमारी शरीर की अनुचित जो आसन है, जैसे मान लो आप गलत तरीके से चलते हो, बैठते हो, तो जो आपका गलत तरीके से चलना बैठना है ना, उसके कारण जो है ना आपके अंदर जो भी विकृति आती है उसको हम कहते हैं आसन संबंधी विकृति। जो आसन यानी गलत आसन के जो बैठते हो आप, तो उसके कारण जो आपके अंदर जो विकृति होती है उसको हम कहते हैं आसन संबंधी विकृति। आसन संबंधी विकृतियां कहलाती है। समझ गया आप, मतलब नाम ही देखो आसन
संबंधी यानी आसन से जुड़ा हुआ विकृति। ठीक है, विकृति तो है, प्रॉब्लम तो है, किससे है? तो आसन से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है। अब आसन संबंधी विकृति कितने प्रकार की होती है? तो ये 7 प्रकार की होती है टोटल। पहला आपका घुटनों को टकराना, दूसरा चपटे पैर, तीसरा गोल कंधे, चौथा आपका धनुषाकार टांगे, पांचवा है आपका आगे की ओर कुबड़, छठा आपका पीछे की ओर कुबड़, सातवां आपका स्कोलोसिस। ठीक है, अब बच्चों आपका चौथा प्रश्न आता है, घुटनों को टकराना क्या है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आपने पढ़ा ये एक आसन संबंधी विकृति है। तो घुटनों का टकराना एक आसन संबंधी विकृति है जिसमें सामान्य रूप से खड़ी अवस्था में व्यक्ति के घुटने आपस में टकराते प्रतीत होते हैं। जैसे आपके सामने चित्र ये है, मान लो कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो उसके जो घुटने हैं ना आपस में आपको टकराते हुए प्रतीत दिख रहे हो। ठीक है, बिल्कुल पास पास होते हैं घुटने। ठीक है, तो ये हमारा होता है घुटनों को टकराना। अब इसके लक्षण क्या क्या है? मान लो किसी व्यक्ति को अगर घुटने को टकराना हो जाता है तो उसकी क्या क्या सिम्टम है, लक्षण क्या है, समझते हो? देखो, खड़े होने की स्थिति में दोनों घुटने आपस में स्पर्श करते हैं। जब व्यक्ति खड़ा होगा दोनों घुटने आपस में सटेंगे। चलते समय घुटने स्पर्श करते हैं। जब व्यक्ति चलेगा तो घुटने में कट कट की आवाज आएगी, चलेगा तो घुटने सटेंगे। दौड़ते समय घुटने आपस में स्पर्श करते हैं। ठीक है, इसके लक्षण हो जाते हैं। कारण की बात करें, मतलब किन कारणों से ये विकृति होती है? पहला आपका मोटापा, दूसरा विटामिन डी की कमी, तीसरा रिकेट्स नामक रोग, चौथा आपका समय से पहले बच्चों को चलाना, पांचवा आपका कुपोषण, व्यक्ति को अगर संतुलित आहार ना मिले, उसको खाना ना मिले तब भी इसको ये बीमारी हो सकती है। छठा आपका है घुटनों के मिडल लिगामेंट का लेटरल लिगामेंट की अपेक्षा ज्यादा विकसित होना। सातवां आपका है लंबे समय तक भारी भोजन ढोना। तो ये सब कारण है बच्चों जिससे विकृति होती है। आगे आता है बच्चों आपको सुधारात्मक उपाय, यानी इस विकृति से उपाय क्या क्या है, बचाव क्या क्या है इसके। ठीक है, पहला आपका घुड़सवारी करना, दूसरा आपका फुटबॉल खेल में साइड किक करना, तीसरा आपका दोनों घुटनों के बीच तकिया लगाकर खड़े होना, चौथा आपका वॉकिंग कैलिपर्स का इस्तेमाल करना, पांचवा आपका घुटनों के नीचे तौलिया रखकर पैर सीधा रखकर तकिए को घुटने के नीचे की ओर दबाना। ठीक है, छठा आपका पैरों को सीधा रखकर उठाना। ठीक है, ये आपका उपाय हो जाता है। अब बच्चों आपका कहता है 5वां प्रश्न, प्रथम रजु दर्शन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो देखो प्रथम रजु दर्शन का अर्थ होता है लड़की का पहली बार रक्तस्राव होना। यानी देखो कोई भी लड़की है उसका पहली बार जब पीरियड्स आता है ना उसको हम कहते हैं प्रथम रजु दर्शन, यानी प्रथम यानी पहली, रजु दर्शन यानी पीरियड। ठीक है, यानी जब लड़कियों में पहली बार पीरियड्स के स्टार्ट होता है तो उसको हम कहते हैं प्रथम रजु दर्शन। ठीक है, यानी लड़कियों का पहली बार मासिक धर्म का जो आना है, अभी मासिक धर्म में जो है रक्त का स्राव होना ही प्रथम रजु दर्शन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों दूसरा पॉइंट है आपका, किशोरियों महिलाओं में गर्भारंभ से अनिषेचित अंडाणुओं, अतिरिक्त रक्त श्लेष्मा तथा श्वेत रक्त कणिकाओं का हर 26 से 28 दिन के अंतराल पर स्राव होता है, मासिक धर्म कहलाता है। देखो क्या होता है ना, हर महीने जो है 26 से 28 दिन के बीच में जो है महिलाओं या लड़कियों के अंदर पीरियड्स आता है तो वो क्या कहलाता है, मासिक धर्म कहलाता है। आमतौर पर जो है किशोरियों की जो मासिक धर्म की शुरुआत है वो लगभग 12 से 14 वर्ष की आयु में हो जाती है। ठीक है, लगभग की बात करो तो 12 से 14 वर्ष में जो है प्रथम रजु दर्शन जो है यानी कि जो है मासिक धर्म की जो शुरुआत हो जाती है। अब बच्चों आपका है छठा प्रश्न, असामान्य मासिक धर्म से आप क्या समझते हैं? देखो मासिक धर्म आप समझ गया, नहीं जो है पीरियड्स आता है हर महीने उसको मासिक धर्म कहते हैं। अब असामान्य यानी मासिक धर्म का समय पर ना होकर गलत समय पर आना, यानी कि मान लो मासिक धर्म का समय पर ना आना उसको कहते हैं असामान्य मासिक धर्म। देखो मासिक धर्म का नियमित अंतराल पर ना होकर अनियमित अंतराल पर होना असामान्य मासिक धर्म कहलाते हैं। यानी जो मासिक धर्म है ना उसका एक जो क्या कहते हैं फिक्स टाइम पर ना आना। जैसे मान लो फिक्स 26 से 28 दिन में आएगा, ठीक है, लेकिन जो है आया नहीं, 2 महीने बाद आया, 3 महीने बाद आया, तो क्या ये मतलब समय पर नहीं आया ना उसको हम कहते हैं असामान्य मासिक धर्म। यानी समय पर ना आना मासिक धर्म का असामान्य मासिक धर्म का नाम ही देखो, असामान्य समय पर ना आना मासिक धर्म नहीं, मासिक धर्म यानी मासिक धर्म का समय पर ना आना असामान्य मासिक धर्म कहलाता है। अब बात करते हैं 7वां प्रश्न, ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो देखो ऑस्टियोपोरोसिस एक प्रकार का हड्डी संबंधी रोग है जिसमें हड्डियों में अस्थि खनिज का घनत्व कम होने के कारण वह इतनी कमजोर हो जाती है कि हल्का झटका लगने पर भी हड्डी टूटने की संभावना बढ़ जाती है। तो देखो ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है ना कि ऑस्टियोपोरोसिस में ना हड्डी जो है कमजोर हो जाती है और हल्का सा झटका लग गया ना तो हड्डी टूट जाती है। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डी संबंधी रोग है। इसमें क्या होता है बच्चों कि हड्डी बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाती है, ठीक है, और हल्का झटका लगने पर जो हड्डी टूट सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण है किसी व्यक्ति को मान लो ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है तो क्या क्या लक्षण आपको दिखेंगे उसके अंदर वो समझो आप। कमजोर अस्थियों के कारण बार बार अस्थियों का चटकना है, टूटना। अब कमजोर अस्थि है तो बार बार उसकी हड्डी टूटेगी, चटकेगी। हड्डियों तथा जोड़ों में ऐसा नहीं दर्द, जो हड्डी है जो जोड़ है उनमें बहुत ज्यादा दर्द होगा।
अब ऑस्टियोपोरोसिस के कारण क्या है? पहला कारण है आहार में कैल्शियम कमी। कैल्शियम नहीं होगा आहार में, अगर मान लो कोई व्यक्ति कैल्शियम उसके खाने में नहीं है तो उसके ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो सकता है। नशा करना दूसरा आपका हो गया, नशा करना, कोई व्यक्ति नशा करता है तो उसको जो है ये रोग हो सकता है। तीसरा है भोजन संबंधी विकार। मान लो किसी व्यक्ति को भोजन संबंधी विकार, वो कम खाना खाता है तो भी उसको ये रोग हो सकता है। आप समझते हैं ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव के सुझाव, यानी मान लो किसी व्यक्ति को ऑस्टियोपोरोसिस हो गया तो किस प्रकार से ऑस्टियोपोरोसिस रोग से बच सकता है, वो क्या क्या सुझाव है वो आपको बताना है, ठीक है। पहला बच्चों आपका है कैल्शियम तथा प्रोटीन युक्त आहार का सेवन करना चाहिए। जो कैल्शियम और जो प्रोटीन युक्त आहार है ना, उसका सेवन करना चाहिए व्यक्ति को। नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, नियमित जो है व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम सत्र या प्रतियोगिता के बाद पर्याप्त आराम भी करें। मान लो कोई व्यक्ति व्यायाम करके तुरंत आया तो उसको आराम भी करना चाहिए, नहीं कि व्यायाम करके आया तुरंत काम करने लगे। व्यायाम करने के बाद उसको रेस्ट भी जो है करना चाहिए। अब बच्चों आपका 8वां प्रश्न है योग का अर्थ क्या है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो देखो योग शब्द संस्कृत भाषा के युज धातु से लिया गया है जिसका अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। योग एक संपूर्ण जीवन शैली अथवा साधना है जिससे व्यक्ति को अपने मन, मस्तिष्क तथा स्वयं पर नियंत्रण करने में सहायता मिलती है। देखो योग क्या है ना, योग संस्कृत भाषा के युज धातु से लिया गया जिसका क्या अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना, ठीक है। यानी कि योग का अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना, ठीक है। यानी योग से जो है व्यक्ति का जो अपना मन है, व्यक्ति का जो मन है, मस्तिष्क है तथा व्यक्ति जो स्वयं पर नियंत्रण रख सकता है। यानी योग के द्वारा जो व्यक्ति जो अपने मन पर नियंत्रण रख सकता है, स्वयं पर रख सकता है, अपने मन, मस्तिष्क सब पर नियंत्रण रख सकता है योग के द्वारा। अब योग का महत्व स्पष्ट कीजिए। योग का महत्व क्या वो आपको बताना है। देखो योग का महत्व नहीं, योग से हमें क्या क्या फायदे वो आपको बताना है। देखो योग का फायदा क्या, पहला क्या फायदा, यदि आप डेली योगा करोगे तो जो है रोगों से बचाव है उपचार, आपको कोई रोग नहीं होगा, ठीक है। आप जो है रोगों से बचे रहोगे, ठीक है। दूसरा आपका लचक में वृद्धि, आपके शरीर में जो लचक है वो विद्यमान होगी, लचक में आपके अंदर वृद्धि होगी, ठीक है। तीसरा आपका मोटापे में कमी, यदि आप मोटे हो तो आपके मोटापे में भी कमी आएगी। चौथा आपका शारीरिक सौंदर्य में वृद्धि, जो आपका पर्सनैलिटी है वो कहीं ज़्यादा बढ़ेगा। स्वास्थ्य में सुधार, आपका जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार आएगा। ये सब फायदे हैं योग के। अगला आपका जीवन शैली संबंधी बीमारी क्या है और जीवन शैली संबंधी बीमारी कितने प्रकार की होती है। देखो पहले से हम समझते हैं जीवन शैली संबंधी बीमारी है क्या। तो ऐसी बीमारी जो हमारे गलत जीवन शैली के कारण उत्पन्न होती है जीवन शैली संबंधी बीमारी कहलाती है। देखो जीवन शैली का मतलब होता है बच्चों लाइफ स्टाइल, यानी ऐसी बीमारी जो हमारे गलत लाइफ स्टाइल के कारण, मतलब मान लो हम गलत खाते हैं, गलत पीते हैं, गलत उठते हैं। मान लो सोने का टाइम कोई फिक्स नहीं, उठ गया 10 बजे, सो गया रात को 1 बजे, कभी कुछ खा लिया कभी कुछ खा लिया, मतलब एक खराब जीवन शैली जिस व्यक्ति की होती है ना, उसको जो है जो बीमारी होती है उसको हम जीवन शैली संबंधी बीमारी कहते हैं। मतलब आपको और समझाऊं, समझ देखो अनुचित, मतलब कह सकते हो कि ऐसे बीमारी जो हमारे गलत जीवन शैली, यानी मान लो किसी व्यक्ति का लाइफ स्टाइल ही गलत है, गलत जीवन शैली के कारण जो बीमारी उत्पन्न होती है उसको हम जीवन शैली संबंधी बीमारी कहती है। अब जीवन शैली संबंधी टोटल 4 प्रकार की बीमारी होती है, ठीक है। टोटल कितने प्रकार की होती है बच्चों, तो आपको कोई जीवन शैली संबंधी बीमारी वो टोटल 4 प्रकार की होती है। सबसे पहला आपका है मोटापा, दूसरा मधुमेह, तीसरा अस्थमा, चौथा उच्च रक्तचाप। अब देखो 11वां प्रश्न आपका आता है मोटापा क्या है तथा मोटापा को दूर करने के लिए किन्हीं 2 आसनों का वर्णन कीजिए, ठीक है। मोटापा क्या है और मोटापा को दूर करने के किन्हीं 2 आसन का वर्णन करना है। तो देखो मैंने आपने पढ़ा मोटापा एक जीवन शैली संबंधी बीमारी है, तो मोटापा एक जीवन शैली संबंधी बीमारी है। शरीर में वसा की मात्रा का अत्यधिक स्थिति तक बढ़ जाना मोटापा कहलाता है। शरीर में जब व्यक्ति का जो मोटापा है क्या, शरीर में जब व्यक्ति का वसा है ना वो बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, तो वो व्यक्ति मोटा हो जाता है, इसको मोटापा कहते हैं। अब मोटापा को दूर करने के आसन, मोटापा को आप किन आसनों के द्वारा दूर कर सकते हो आपको बताना है। पहला आपका ताड़ासन, आप चित्र दे सकते हो, कुछ इस प्रकार से ताड़ासन किया जाता है, ठीक है। देखो यह योग आसन करने से हमारा शरीर जो है ताड़ के वृक्ष के समान मजबूत बनता है, इसलिए इस आसन का नाम ताड़ासन रखा गया। मतलब इस आसन को आप करोगे ना तो आपका जो शरीर है ना वो ताड़ के वृक्ष के समान बहुत ज्यादा मजबूत बनेगा, इसलिए इस आसन का नाम रखा गया बच्चों ताड़ासन, ठीक है। समझ गए आप। अब इसकी विधि समझते क्या है, देखो ताड़ासन की विधि समझते। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक समतल जगह पर अपने दोनों पैरों को आपस में मिलाकर अपने दोनों हथेलियों को बगल में रखकर सीधे खड़े हो जाए। पहले आपको खड़ा होना है, दोनों हाथों को पार्श्व भाग से दीर्घ श्वास भरते हुए उठाएं, हाथों को ऊपर से जाकर, ठीक है, हथेलियों को मिलाएं और हथेलियां आसमान की तरफ और ऊपर की ओर होंगी चाहिए, ताकि जो है हाथों की उंगलियां जो है आपस में मिली होनी चाहिए। जैसे जैसे ऊपर उठे वैसे वैसे जो पैर की एड़ियां भी ऊपर उठनी चाहिए। हाथ ऊपर उठाने से पैर जो है अंदर लेना चाहिए, पेट जो है अंदर लेना चाहिए, ठीक है। अच्छी से देख सकते हो आप,
इस प्रकार जो ये आसन किया जाता है, आपको जो है पहले खड़ा होना है एक जगह पे, पाँव अपना एड़ी उठाना है, ठीक है, अपना दोनों हाथ को ऊपर ले जाना है, ऐसे हाथ को मिलाना है, आपको पूरा ऊपर उठना है, ठीक है, शरीर को ऊपर की तरफ खींचना है। इस प्रकार से करते हैं, थोड़ा विधि और समझते हैं इसकी। देखो, शरीर का भार पंजों पर होना चाहिए, जो पंजे ना आपके यहाँ पर जो आपका शरीर का भार होना चाहिए। शरीर ऊपर की ओर पूरी तरह तना रहना चाहिए, शरीर जो है ऊपर की तरफ पूरी तरह तना रहना चाहिए। कमर सीधी, नजर सामने और गर्दन सीधी होनी चाहिए। ताड़ासन की इस स्थिति में लंबी सांस भरकर 1 से 2 मिनट तक रुकना चाहिए। आप धीरे धीरे सांस छोड़कर नीचे और पूर्व स्थिति में आना चाहिए, ठीक है। अब इसके लाभ क्या है? ये ताड़ासन करने से हाथ पैर के स्नायु मजबूत होते हैं, कार्य में वृद्धि होती है, पाचन तंत्र मजबूत रहता है, आलस दूर होता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। सावधानी क्या कहें इसके? पैर संबंधी किसी भी समस्या की स्थिति में ना करें। मतलब सावधानी मतलब ये है बच्चों कि आसन किसे नहीं करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। तो किसी को मान लो पैर संबंधी कुछ समस्या, मान लो किसी को पाँव में चोट लगा तो उसको नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था की स्थिति में ना करें, मान लो कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उनको नहीं करना चाहिए। बीमारी या ऑपरेशन के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए, मान लो कोई व्यक्ति जो है किसी का भी ऑपरेशन तुरंत ही हुआ है, ऑपरेशन के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए। सिर दर्द या निम्न रक्तचाप की स्थिति में नहीं करना चाहिए, मान लो किसी व्यक्ति को सिर दर्द है और उसका लो ब्लड प्रेशर है तो उसको भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब आता है बच्चों आपका दूसरा आसन, कटी चक्रासन। तो कटी चक्रासन 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। कटी जिसका अर्थ होता है कमर और चक्र जिसका अर्थ होता है पहिया। इस आसन में कमर को दाईं तथा बाईं ओर घुमाना होता है। ऐसा करते समय कमर पहिए की तरह घूमती है, इसलिए इस आसन का नाम कटी चक्रासन रखा गया। देखो बच्चों, ये जो कटी चक्रासन है ये 2 शब्द से मिलकर बना है। पहला आपका कटी, दूसरा आपका चक्रासन, ठीक है। देखो कटी का मतलब क्या होता है? कमर। चक्रासन का मतलब क्या होता है? पहिया, ठीक है। चक्र मतलब पहिया, यानी इसमें क्या है ना, जब आप आसन करोगे तो कमर जो है पहिए की तरह घूमता हुआ प्रतीत होगा, इसलिए इसका नाम क्या है? कटी चक्रासन, ठीक है। समझ गया आप? ठीक है। सीधी सी बात, देखो कटी यानी आप खड़े हो गए, आपको जो कमर है ना ये दाएं से बाएं ओर घूमेगा, ठीक है, घूमता हुआ दिखिएगा, इसलिए इसको रखते कटी चक्रासन नाम इसका रखा गया। आप विधि की बात करते हैं, इसकी क्या क्या विधि है? देखो, पैरों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाए, श्वास अंदर लेते हुए दूसरी हथेली के सामने रखें, हाथों और अपने, ठीक है, अपने सामने जमीन के समांतर रखिए, अपने हाथों और कंधों की दूरी समान रखें, श्वास छोड़ते हुए कमर दाहिनी ओर घुमा। देखो पहले आपको खड़े होना है सीधे, एक हाथ पहले सीधे खड़े हो गए, फिर आपको एक हाथ अपनी छाती पे रखना है, आपको जो है अपने कमर को घुमाना है, ठीक है, अप डाउन ऐसे गोल गोल घूमना है। कंधे को से पीछे की ओर श्वास लेते हुए पुनः सामने की स्थिति घूम जाए, श्वास छोड़ते हुए इस आसन को बाएं और घूमते हुए दोहराएं। इस आसन को कुछ समय तक दोनों तरफ करें और फिर श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे ले जाए। इसके लाभ क्या क्या है? कब्ज में राहत मिलेगी आपको, मेरुदंड और कमर में लचीलेपन में वृद्धि होगी, हाथ और पैर के मांसपेशियों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है ये। ज़्यादा देर बैठ के काम करने वालों के लिए लाभदायक है, मान लो कोई व्यक्ति ज़्यादा देर बैठ के काम करता है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक ये आसन होता है। सावधानी का क्या मतलब, यह आसन क्यों नहीं करना चाहिए? तो कमर या गर्दन में ज़्यादा दर्द की स्थिति में ना यह आसन नहीं करनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी की समस्या हो तो यह आसन नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों आपको 12% आता है दिव्यांग बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों का निर्धारण करने के लिए रणनीतियाँ। यानी जो दिव्यांग बच्चे हैं ना उनके लिए हम क्या, मतलब देखो शारीरिक गतिविधि, मान लो उनको जो कोई खेल खिलाना है तो उनके लिए हम किस प्रकार से प्लानिंग बनाएंगे ना। जैसे मान लो एक सामान्य व्यक्ति है तो उनका सामान्य रूल रहेगा, लेकिन मान लो कोई दिव्यांग व्यक्ति है तो उसके लिए कुछ विशेष छूट होती है ना, तो वो आपको बताना। देखो दिव्यांग का मतलब ये होता है जिस बच्चे के मान लो पाँव नहीं है, हाथ नहीं है, तो उसको हम दिव्यांग कहते हैं। देखो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी कि ऐसे बच्चे जो दिव्यांग है, ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए शारीरिक गतिविधियों का निर्धारण करने के लिए रणनीतियाँ। पहला क्या है आपको? पहला है बच्चों खेल नियमों में संशोधन। जो खेल के नियम है ना उसमें आपको संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा आपको खेल उपकरण में संशोधन, मतलब खेल जो उपकरण उसमें आपको संशोधन करना पड़ेगा। यानी कि मान लो किसी व्यक्ति का पाँव नहीं है तो उसके हिसाब से जो उसको जो है खेल उपकरण में जो है उसको उपकरण रहना पड़ेगा, ठीक है। ये है आपका, आगे समझते हैं। तीसरा आपको क्या है? दिशा निर्देश में संशोधन, उनको कुछ विशेष छूट मिल जाए ताकि जो है वो आगे बढ़ सके, अपना काम कर सके, ठीक है। वातावरण में संशोधन, आसपास का माहौल बढ़िया होना चाहिए ताकि वो खेल सके, उनको कोई शर्म ना लगे। मेडिकल स्टाफ की निगरानी में होनी चाहिए, जो मेडिकल स्टाफ है उनकी निगरानी में खेल होना चाहिए ताकि जो है उनको अच्छा लगे, ठीक है। रुचि के अनुसार खेल प्रतियोगिता का आयोजन, मान लो जो दिव्यांग बच्चा है उसकी रुचि है ना उसके अनुसार जो है खेल प्रतियोगिता का जो है आयोजन करना चाहिए। मान लो दिव्यांग बच्चे की जो रुचि है उनके दिव्यांग बच्चों की रुचि के अनुसार खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए। क्षमता के अनुसार खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए, व्यक्ति की जो क्षमता है ना उसके अनुसार जो हमें खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए, ठीक है। विशेष आवश्यकता जो वाले जो बच्चे हैं उनके लिए जो रणनीति है वो आपके सामने है।
अब आता है जो आपको 13%। संतुलित आहार का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। तो देखो, ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में व अनुपात में होते हैं, शरीर की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, संतुलित आहार कहलाते हैं। देखो, संतुलित आहार यानी कि ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व जो उचित मात्रा में विद्यमान होते हैं, ना ही ज्यादा कम ना ही ज्यादा, तो ऐसे आहार को कहते हैं संतुलित आहार, जिसमें सभी पोषक तत्व विद्यमान हो। आगे बच्चों आपको 14%। कार्बोहाइड्रेट क्या है, वह कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है। पहले समझते हैं कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। तो शरीर को विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वो कार्बोहाइड्रेट ही है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। ये आपको ध्यान रखना, 1 मार्क्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है शरीर को 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। अब कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, साधारण कार्बोहाइड्रेट और जटिल कार्बोहाइड्रेट। आपने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो उससे शरीर को ऊर्जा मिलती है, ठीक है। साधारण कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठे होते हैं तथा जल में घुलनशील होते हैं। साधारण कार्बोहाइड्रेट जो है वो अनाज, रसीले फल, गन्ना, चकुंदर, अनानास तथा गाजर इत्यादि में पाए जाते हैं। जटिल कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो जटिल कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठे तथा जल में घुलनशील नहीं होते। जटिल कार्बोहाइड्रेट जो है वो आलू, शलगम, गेहूं और चावल में पाए जाते हैं। 15% बच्चों आपका परीक्षण का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। देखो, परीक्षण का अर्थ होता है बच्चों टेस्ट। आप फोटो देखो, जिस प्रकार से आपके एग्जाम में टेस्ट होता है उसको हम परीक्षण कहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से खेल में भी टेस्ट होता है। कैसे टेस्ट होता है बच्चों, तो जो खेल प्रतियोगिता का आयोजन होता है जब खिलाड़ी खेलते हैं, ठीक है, तो वो टेस्ट ही तो है, कौन जीतेगा कौन हारेगा वो टेस्ट ही तो है, ठीक है। समझते देखो, परीक्षण का अर्थ होता है टेस्ट। परीक्षण किसी खिलाड़ी से संबंधित सूचना, आंकड़े एकत्रित करने की एक ऐसी विधि है जिसमें किसी विशिष्ट यंत्र, तकनीक या प्रक्रिया द्वारा खिलाड़ी की विशेष दक्षता, सहन शक्ति, ज्ञान तथा व्यवहार इत्यादि के बारे में सूचना इकट्ठा की जाती है। देखो, परीक्षण क्या है ना देखो, परीक्षण के जरिए ना जो भी तकनीकी या जो भी दक्षता प्राप्त जो खिलाड़ी है ना, उनके बारे में जानकारी होती है। जैसे मान लो आपने मान लो आपने कोई मैच कराया है, अब जो अच्छा खिलाड़ी है वो पता चलेगा ना कि इसका बॉलिंग अच्छा है, इसका बैटिंग अच्छा है। जैसे मान लो क्लास में आप टॉपर कौन सा बच्चा है, तो आप टेस्ट के द्वारा पता कर सकते हो ना, कि टेस्ट आप कराओगे, परीक्षण लोगे, टेस्ट लोगे, तभी ना पता चलेगा कौन सा बच्चा टॉपर है, कौन सा बच्चा एवरेज है। तो यही से पता, खेल में भी टेस्ट होता है, खेल प्रतियोगिता होता है, फिर जो टेस्ट होता है, ठीक है। खेल प्रतियोगिता में जो अच्छा खिलाड़ी होता है उसको आगे जो है मौका दिया जाता है, तो ये टेस्ट होता है। अब देखो, फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट क्या है, स्पष्ट कीजिए। देखो, फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट, इसका उद्देश्य क्या है, तो देखो इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है प्रतिभागी के पैरों की शक्ति तथा उसके स्टैटिक संतुलन का मूल्यांकन करना होता है। अब टेस्ट है, अब इस टेस्ट का काम क्या, इसका मेरा उद्देश्य क्या है, तो जो भी खिलाड़ी है ना उसका मूल्यांकन करना होता है कि हाँ खिलाड़ी की क्षमता कितनी है। तो देखो, आवश्यक सामग्री उपकरण क्या, देखो पहला आपको चाहिए स्टॉप वॉच स्टार्ट करने के लिए एक बीम की आवश्यकता है जो कि 5 सेंटीमीटर ऊंचा हो, 4 सेंटीमीटर चौड़ा हो, 50 सेंटीमीटर लंबा हो, ठीक है। ये बीम ले सकते हो आप चित्र में। इस प्रकार से परीक्षण किया जाता है। देखो, इसका नाम स्टैटिक संतुलन इसलिए रखा गया है क्योंकि जो इसमें व्यक्ति जो स्थिर रहता है। अब बात करते हैं परीक्षण की विधि क्या है। तो इस परीक्षण विधि में प्रतिभागी जो एक साफ समतल जगह पर रखे बीम पर अपने दोनों पैर रख के बिल्कुल सीधे खड़े हो जाए। फिर प्रतिभागी एक हाथ को आगे की ओर सीधा रखेगा और दूसरे हाथ से अपने पैरों के पंजों को पकड़ेगा, ठीक है। फिर परीक्षक का आदेश मिलते ही प्रतिभागी जो है इसी अवस्था में रहेगा और 60 सेकंड के दौरान जो है प्रतिभागी का संतुलन जितनी बारी बिगड़ेगा वह उसका स्कोर कहलाएगा। जितने दे सकते हो, मान लो ये प्रशिक्षण हो रहा है, ठीक है, यानी टेस्ट हो रहा है, फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट। अभी जो बच्चा है ना, अभी मान लो कितने बार ये बिगड़ता है, मतलब कितने बार संतुलन बिगड़ता है ना, वो इसका स्कोर कहलाएगा। मान लो 60 सेकंड में जो है इसका संतुलन 2 बार बिगड़ा और दूसरे बच्चे का जो है 60 सेकंड में संतुलन 1 बार भी नहीं बिगड़ा, तो जिसका कम बिगड़ेगा वो हो जाएगा विनर। समझ गए आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 17वां आपका प्रश्न है, चेयर स्टैंड परीक्षण से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन 2024, ठीक है। देखो, चेयर स्टैंड परीक्षण क्या है, तो देखो आपको बता रही वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो है परीक्षण आया था। ये रिकली और जॉनसन जो टेस्ट है उसके अंतर्गत ये आता है। ये उद्देश्य क्या है, देखो इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है वरिष्ठ नागरिकों के शरीर के निचले भाग की शक्ति अर्थात पैरों की शक्ति को मापना। मान लो जो बूढ़े लोग होते हैं, जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं, उनके पाँव की शक्ति को मापना है कि उनके पाँव में अभी भी दम है कि नहीं, ठीक है। आवश्यक सामग्री क्या है, स्टॉप वॉच चाहिए आपको और बिना हत्थे वाली कुर्सी, मतलब जिसमें ये हैंडल जो है ना साइड वाला,
ये ना हो, ऐसा आपको कुर्सी चाहिए होता है। आप देखो परीक्षण की विधि क्या है। सबसे पहले व्यक्ति अपने दोनों हाथों को छाती पर मोड़कर और कुर्सी पर बैठ जाए। सबसे पहले अपने आपको बैठाना है, जो बूढ़े आदमी है, ठीक है, उनको हाथ को ऐसे क्रॉस करवाना है, बैठ जाएंगे, ठीक है। फिर आराम का आदेश मिलते ही व्यक्ति को पूरी तरह सीधा खड़ा होना है। खड़ा होंगे, बैठेंगे, खड़े होंगे, बैठेंगे, खड़े होंगे, बैठेंगे। फिर उसी अवस्था में बैठकर इसको 30 सेकंड तक दोहराते रहना है। 30 सेकंड की अवधि के दौरान पूरे किए गए स्टैंड यानी उठने बैठने की कुल संख्या ही व्यक्ति का स्कोर कहलाएगा। मान लो व्यक्ति जितने बार खड़ा होता है, बैठता है, खड़ा होता है, बैठता है, 30 सेकंड के अंदर जितने बार भी वो खड़ा होता है, जितने बार भी बैठता है, तो वो इसका स्कोर कहलाएगा। समझ गए आप? अब आता है बच्चों आपका 18वां प्रश्न, शरीर क्रिया विज्ञान क्या है, इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखो, वह विज्ञान जिसमें शरीर की समस्त क्रियाओं का अध्ययन करा जाता है शरीर क्रिया विज्ञान कहलाता है। तो नाम ही है शरीर क्रिया विज्ञान। विज्ञान मतलब क्या, किसी चीज का अध्ययन करना। और शरीर क्रिया यानी शरीर की क्रियाओं का अध्ययन करना है, यानी शरीर की जितने भी क्रिया, खाना पीना उठना जाना, शरीर की सभी क्रियाओं का अध्ययन करना है शरीर क्रिया विज्ञान कहलाता है। अब बच्चों आपका 19वां प्रश्न है, शारीरिक पुष्टि के घटक कितने प्रकार के होते हैं। देखो आपको बता दो शारीरिक पुष्टि का अर्थ क्या होता है, पहले आप ये समझो। देखो शारीरिक पुष्टि का मतलब होता है शरीर की पुष्टि करना। जैसे मान लो, उदाहरण दूं आपको, जैसे मान लो आपके क्लास में 60 बच्चे हैं, आप एक एग्जाम कराओगे। अब जो टॉपर होगा ना, आप कैसे पता चलेगा? एग्जाम के माध्यम से पता चलेगा। तो ठीक उसी प्रकार जो मनुष्य वो फिट है कि नहीं फिट है, वो कौन बताएगा? तो ये शारीरिक पुष्टि के घटक बताएंगे कि वो मनुष्य फिट है कि नहीं फिट है। पहला शक्ति, मनुष्य के अंदर शक्ति है कि नहीं, गति, सहन क्षमता, लचक। यदि किसी मनुष्य के अंदर ये चारों चीजें विद्यमान है तो उसके अंदर शक्ति, वो यानी फिट है। समझते हैं? समझ गए आप? ठीक है, यानी कि समझो आप यहाँ पे, वो शारीरिक पुष्टि घटक यानी जो मनुष्य जो है फिट रहे कि नहीं, वो जांचना। यदि व्यक्ति के अंदर शक्ति है तो फिट होगा, गति है तो भी फिट होगा, सहन शक्ति तो भी फिट होगा, और लचक है तो भी फिट होगा। अब बच्चों आपका 20वां प्रश्न, शक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, शक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा शक्ति को प्रभावित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक को बताइए। यानी शक्ति का अर्थ क्या है बच्चों, यह आपको बताना है, और शक्ति को प्रभावित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारकों का आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताना है। ठीक है, देखो शक्ति होता क्या है, पहले आप ये समझो। पहले आपको शक्ति का अर्थ समझना है ताकि आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आए। देखो मेरा मकसद यही है कि वीडियो लंबा वैसे से बन रहा होगा, लेकिन मेरा मकसद ये है कि आपको समझ में आए। ठीक है, ताकि आप एग्जाम में आंसर शीट लो और धड़ाधड़ लिखना शुरू कर दो। ठीक है, ताकि जो आपका पेपर में नंबर भी अच्छे हैं, 70 आउट ऑफ 70 नंबर आएंगे, मेरी गारंटी है। आप वीडियो ध्यान से देखो, एमसीक्यू में भी आपके अच्छे नंबर आएंगे और इसमें भी अच्छे नंबर आएंगे। देखो पहले समझते शक्ति का अर्थ। तो किसी प्रतिरोध का सामना करने की मांसपेशियों की योग्यता शक्ति कहलाती है। मान लो कोई प्रतिरोध आपके सामने आ गया, आपने उसका सामना किया, तो वो आपकी शक्ति कहलाएगी। जैसे मान लीजिए आपके सामने जो है ये कार है, ठीक है, ये कार बंद पड़ी है, आपको धक्का देके इसको आगे करना है, तो जो आपकी मांसपेशियों की जो शक्ति लगेगी, क्या है? शक्ति तो है। यदि आपके अंदर शक्ति नहीं होगी तो आप धक्का नहीं दे पाओगे, तो शक्ति यही होती है। ठीक है, समझ गया आप? शक्ति को निर्धारित करने वाले सही क्रियात्मक कारक, देखो ऐसे कारक जो शक्ति को निर्धारित करते हैं किस व्यक्ति के अंदर शक्ति ज्यादा होगी और किस व्यक्ति के अंदर शक्ति कम होगी, वो आपको जानना है। तो ये टोटल 4 प्रकार के होते हैं हमारे कारक। पहला बात करूं तो शारीरिक भार, जिस व्यक्ति का शरीर का भार अधिक होगा उसके अंदर शक्ति अधिक होगी। जैसे मान लो कोई मोटा आदमी है, उससे यदि आप कार को धक्का लगवाओगे तो कार वो बहुत अच्छे धक्का लगा पाएगा। मांसपेशियों का आकार, मांसपेशियों की संरचना, गामा की इकाइयों की संख्या। समझते हैं चारों को विस्तार से। पहला शारीरिक भार, ठीक है, जिस व्यक्ति का शारीरिक भार अधिक होगा उसमें शक्ति अधिक होगी, जाहिर सी बात है। मांसपेशियों का आकार, जिस व्यक्ति का मान लो हाथ पांव बड़ा है, हाइट बड़ा है, तो उसके अंदर शक्ति ज्यादा होगी। जिस व्यक्ति की मांसपेशियों का आकार बड़ा होगा उसके अंदर शक्ति भी ज्यादा होगी। मांसपेशियों की संरचना, जिस व्यक्ति की मांसपेशी मतलब बहुत ही बड़े तरीके से बनाई गई, मतलब उसका हाथ पांव ही बड़ा बड़ा है, तो जो है कहने की उसकी शक्ति बहुत ज्यादा होगी। जिस व्यक्ति की मांसपेशियों की संरचना की बनावट जो है आकार में बड़ी होती है, उस व्यक्ति के अंदर शक्ति बहुत ज्यादा अधिक होती है। गामा की इकाइयों की संख्या, जो छोटे छोटे ऊतक से जो हमारा पूरा शरीर बना होता है उसकी संख्या, जिस व्यक्ति में गामा की इकाइयों की संख्या अधिक होती है उसमें जो शक्ति बहुत ज्यादा अधिक होती है। अब आता है बच्चों 21वां प्रश्न आपका, व्यायाम का श्वसन तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। मान लो कोई व्यक्ति नियमित व्यायाम करता है तो उसका श्वसन तंत्र पर क्या व्यायाम जो प्रभाव पड़ता है, यानी क्या फायदा होता है बताना। व्यायाम का श्वसन तंत्र पर प्रभाव, पहला क्या है, देखो आप ऐसा समझो, मतलब कोई व्यक्ति व्यायाम करेगा तो उसके श्वसन तंत्र पर क्या क्या उसको लाभ पहुंचेगा, क्या उसको फायदा होगा, वो आपको समझना है। ठीक है, पहला क्या फायदा होगा, श्वसन क्रिया दर में कमी, जो उसकी हार्ट बीट है ना वो कम होगी।
श्वसन तंत्र की मांसपेशियों की मजबूती, श्वसन तंत्र जो है उसकी मांसपेशियां बहुत ज्यादा मजबूत होगी। तीसरा क्या है, श्वसन अंगों के आकार में वृद्धि, जो श्वसन अंग है उनके आकार में वृद्धि होगी। चौथा है श्वसन संबंधी रोगों में कमी, जो भी श्वसन संबंधी रोग है उनमें कमी आएगी। पांचवा क्या है, वायु की मात्रा में वृद्धि, वायु की मात्रा में शरीर में वृद्धि होगी। अब आपका वैसा प्रश्न आता है जीव यांत्रिकी का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखो जीव यानी मनुष्य, यांत्रिकी मतलब यंत्र, यानी मनुष्य का जो है अध्ययन करते हैं यंत्र के माध्यम से। देखो मनुष्य का शरीर का अध्ययन एक मशीन के रूप में करना ही जो है जीव यांत्रिकी कहलाता है। मान लो मनुष्य का जो शरीर है ना उसका अध्ययन एक मशीन के रूप में करना ही जीव यांत्रिकी कहलाता है। अब देखो 23वां प्रश्न आपके पास आता है बच्चों, न्यूटन की गति के नियम क्या है तथा खेल कूद में इनका प्रयोग क्या है स्पष्ट कीजिए। देखो न्यूटन की गति के 3 नियम है, आपको पहले मैं वो बताऊंगा, फिर खेल कूद में इनके क्या प्रयोग है या क्या इनका जो है उपयोग होता है वो बताऊंगा। देखो न्यूटन की गति के नियम तथा खेल कूद में का प्रयोग, न्यूटन की गति के नियम। पहला नियम क्या है, जड़ता का नियम। देखो इसे गति का पहला नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार एक स्थिर वस्तु तब तक स्थिर अवस्था में रहेगी, वह गतिशील वस्तु जो तब तक गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक जो उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। जैसे मान लो आपके पास ये एक फुटबॉल रखा हुआ है जमीन पे, जब तक आप उस पर किक नहीं मारोगे तब तक ये आगे नहीं जाएगी। क्यों, ये इसी नियम का अर्थ यही है कि जब तक कोई बाहरी बल नहीं लगेगा, बाहरी कोई प्रतिरोध नहीं लगेगा, तब तक जो वस्तु की गति में परिवर्तन नहीं आएगा। अब इसकी बात करें हम, इसका खेल कूद में क्या प्रयोग, जैसे मान लो बास्केटबॉल। अब मान लो बास्केटबॉल आपके सामने रखा है, आप किक नहीं मारोगे तो यह आगे जाएगा, नहीं जाएगा। तो बास्केटबॉल में इसका प्रयोग होता है, जाहिर सी बात है। त्वरण का नियम यानी एक्सेलरेशन कहते हैं इसको इंग्लिश में, एक्सेलरेशन, ठीक है। इसे गति का दूसरा नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण उस पर प्रहार करने वाले वस्तुओं के समानुपातिक होता है। देखो इसका मतलब यह है कि जैसे मान लो आप बाइक चलाते होगे ना, बहुत सारे बच्चे बाइक चलाते होंगे, तो बाइक में क्या है ना, एक्सीलेटर होता है। अब मान लो आपकी गाड़ी 10 की स्पीड में चल रही है, आपने पहला गियर में गाड़ी को डाल रखा है, आपने क्या किया, दूसरा गियर में शिफ्ट किया, क्लच दबाया और जो है अपने स्पीड को बढ़ा दिया। कैसे बढ़ाया, मतलब आप जब बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ेगी, यानी मतलब जितना आप जो है यहाँ पे आप स्पीड को बढ़ाओगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा, यानी समानुपातिक। मतलब आप समझ सकते हो कि आपको बिल्कुल बराबर रिजल्ट मिलेगा। जैसे मान लो आपको, अरे अच्छा उदाहरण, जैसे मान लो जो है आपने कार का मान लो, आप मान लो कार धीरे चल रही है, आपने जो है पहला गियर लगाया, फिर 10 से 20 की स्पीड में चलाया, फिर आपने दूसरा गियर लगा दिया, फिर आपने दूसरा गियर जैसे लगाया तो गाड़ी की स्पीड बढ़ गई, आपने बढ़ा दिया स्पीड। तो क्या ये मतलब जैसे आपने एक्सीलरेट किया, तो त्वरण का मतलब होता है एक्सीलरेशन, यानी एक्सीलरेटर से आप जोड़ के इसको पढ़ सकते हो। जैसे आप जितना ज़्यादा आप इसको जो है एक्सीलरेट करोगे, जितना जो आप इसको एक्सीलरेटर दोगे उतना स्पीड चलेगी, इसका मतलब यही है। यानी कि देखो जो दो समान शक्तियां विनिमय सहमति वाले दो वस्तु पर लगे, जैसे मान लो दो बाइक है, मान लो दो व्यक्ति है ए और बी नाम का, ए व्यक्ति बाइक चला रहा है, बी व्यक्ति बाइक चला रहा है। अब ए व्यक्ति जो 20 की स्पीड में चला रहा है और बी व्यक्ति 40 की स्पीड में चला रहा है, तो जल्दी कौन पहुंचेगा, 40 की स्पीड वाला पहुंचेगा। तो क्या ये मतलब जब इसमें कहा गया कि दो वस्तु बेशक एक ही ऐसी हो, लेकिन जैसे हम उस पर एक्सीलेटर देंगे, जैसा उस पर जो हम एक्सीलेटर देंगे उतना स्पीड वो चलेगा। आगे देखिए, यह नियम भी विभिन्न खेलों में लागू होता है। ये जो नियम है बहुत सारे खेलों में लागू होता है। जैसे हैमर थ्रो अधिक शक्तिशाली होता है, ठीक है, वह कम शक्तिशाली, मान लो थ्रोर की अपेक्षा अधिक दूरी पर हैमर फेंकना, ये हो सकता है आपका, ठीक है। अगला आता है बच्चों आपको प्रतिक्रिया का नियम। देखो इसमें क्या है, इसे गति का तीसरा नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु की हमेशा बराबर प्रतिक्रिया होती है। जैसे मान लो एक दीवार है, उस पर आपने एक बॉल को फेंका, आपने जिस स्पीड से फेंका उसी स्पीड से आपके पास बॉल रिटर्न आएगा। ये क्या है, मतलब आपने क्रिया किया, बॉल को फेंका और बॉल रिटर्न आनी, आपके ऊपर प्रतिक्रिया हो गया, ये होता है इसका। यह नियम भी विभिन्न खेलों में लागू होता है। जैसे तैराकी, जैसे मान लो स्विमिंग करोगे तो आप पानी को पीछे की ओर धकेलते हो और पानी आपको आगे की ओर धकेलता है, ठीक है। तैराकी में मनुष्य पानी को पीछे की ओर धकेलता है और पानी मनुष्य को आगे की ओर धकेलता है, ठीक है। अब आता है बच्चों आपका खेलों में प्रोपेक्शन प्रोजेक्टाइल क्या है आपको बताना है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल क्या आपको बताना है। देखो खेलों में प्रोपेक्शन प्रोजेक्टाइल क्या आपको बताना है। देखो जब किसी वस्तु को आकाश की तरफ न्यून कोण में फेंका जाता है तब उसे इनर्शिया कारण में गतिमान हो जाती है, उसे हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल यानी प्रोपेक्शन। जैसे मान लो ऐसा कोण बनेगा इसमें 60 डिग्री का, ठीक है। इसमें क्या होता है ना बच्चों कि जो बॉल है ना उसको एक कोण भी फेंका जाता है। जैसे मान लो आपको यहाँ फेंकना है, एंगल में फेंकोगे, हाँ मेरे को इस दिशा पे खड़े होके इस दिशा से फेंकना है ताकि बिल्कुल जो है क्लीन बोर्ड हो जाए, यानी कि जो खिलाड़ी वो आउट हो जाए। तो ये क्या है, मतलब एक कोण की तरह जब फेंकते हो तो उसको हम कहते हैं खेलों में प्रोपेक्शन प्रोजेक्टाइल। खेल कूद के क्षेत्र में हैमर थ्रो, जेवलिन थ्रो, बास्केटबॉल को किक मारना इत्यादि जो है वो प्रोजेक्टाइल के उदाहरण है। अब बच्चों आपको आता है 25वां प्रश्न, मनोविज्ञान क्या है, इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए।
देखो मनोविज्ञान यानी मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। जो मनुष्य का व्यवहार है उसका अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। अब देखो व्यक्तित्व के 5 सिद्धांत यानी पंच कारक मॉडल, जिसको हम इंग्लिश में बिग 5 थ्योरी कहते हैं, वो आपको बताना है क्या। देखो व्यक्तित्व के 5 सिद्धांत यानी पंच कारक मॉडल आपको बताना है। तो व्यक्तित्व के 5 सिद्धांत पंच कारक मॉडल की व्याख्या कौन किसने की थी? पाल कास्टा तथा रॉबर्ट मैक्रे ने की थी। इनका अध्ययन जो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले 5 प्रमुख कारकों पर आधारित है। यह पंच कारक मॉडल बाद में बिग 5 थ्योरी के नाम से प्रसिद्ध हो। अब 5 कारक कौन से? व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी, ठीक है। मतलब व्यक्ति कितने प्रकार के हो सकते हैं। मान लो कोई व्यक्ति शर्मीला होता है, कोई व्यक्ति जो उत्सुक होता है, कोई व्यक्ति जो शरारती होता है। तो मतलब व्यक्ति अलग अलग प्रकार के होते हैं ना। तो वो कौन से मेन 5 प्रकार है वो आपको बताना है। तो पहला आपको कौन सा? अनुभव के लिए खुलापन, दूसरा अंतर्विवेकशीलता, तीसरा बहिर्मुखता, चौथा सहमतिशीलता, पांचवा आपका मनोविक्षुरा। समझते हैं इन पांचों के बारे में। पहला आपका अनुभवों के लिए खुलापन। देखो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, देखो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में सोचने या निर्णय लेने के लिए विचारों के लिए खुलापन एक महत्वपूर्ण कारक है। ऐसे व्यक्ति जो वो कल्पनाशील होते हैं, जैसे मान लो कोई व्यक्ति खुले विचार के होते हैं, वो तुरंत निर्णय लेते हैं, मतलब जो सोच समझ के निर्णय लेते हैं, ठीक है, खुले विचार के होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति कल्पनाशील होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, ठीक है। व्यक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम जो था उसमें भाग लेने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और नए विचार स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आगे आपका अंतर्विवेकशीलता। ऐसे व्यक्ति जो है ना, मतलब अंत यानी खुद में अंदर ही रहते हैं, मतलब बाहर ज़्यादा मिलते जुलते नहीं, उनके दोस्त भी कम होते हैं, मतलब अपना घर में पड़े रहते हैं। देखो ऐसे व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होते हैं, मतलब इनका गोल सेट होता है कि मुझे जो है ये लक्ष्य प्राप्त करना है। ये अधिक परिश्रमी होते हैं, सब अनुशासित होते हैं, जिम्मेदार व भरोसेमंद होते हैं। ये हमेशा कुछ नया करने की जो है सोचते हैं। अगर आपको बहिर्मुखता, देखो नाम ही बहिर्मुखता है, इस प्रकार व्यक्ति जो दिखावा करते हैं, ठीक है। बहिर्मुखी व्यक्ति जो है सामाजिक मुखर होते हैं, दिखावा करना बहुत अच्छा लगता है। ये दूसरों के साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं, ये दिखावा करते हैं, दूसरों के साथ जो है आसानी से घुल मिल जाते हैं। अगर आपका सहमतिशीलता, देखो नाम ही सहमतिशीलता है, इस प्रकार जो व्यक्ति होते हैं वो दूसरों की बात पर तुरंत सहमत हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते तथा दूसरे के साथ अपनी आसानी से सहमत हो जाते हैं। इन्हें दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है तथा ये सबके सहयोग के भाव रखते हैं। मतलब ये जो व्यक्ति है ना, ये सब पे सहमति रखते हैं। नाम में सहमतिशीलता है, व्यक्ति जो है सहमत हो जाते हैं। मनोविक्षुता जो व्यक्ति भावनात्मक रूप से जो है असंतुलित रहते हैं। देखो नाम ही अपनी से पहले क्या पता, सहमतिशीलता। तो सहमतिशीलता में क्या था कि व्यक्ति जो सहमत हो जाते हैं। मान लो कोई व्यक्ति बोलेगा कि चलो भाई आज लाल किला घूमने चलना है, तो व्यक्ति ना नहीं बोलेगा, उसकी बातों में हाँ में हाँ बोल देगा, उसको मना भी नहीं करेगा और सहमत हो जाएगा। सहमतिशीलता ने पढ़ लिया। अब आता है बच्चों आपका मनोविक्षुता, यानी इस प्रकार जो व्यक्ति होते हैं नोटी टाइप के होते हैं। जैसे मान लो आपका क्लास होगा, आप 12th में पढ़ते होगे, जो पीछे के डेस्क होते हैं उस पर जो शरारती बच्चे बैठे होते हैं, उनका कुछ काम नहीं है, पढ़ते तो है नहीं, कुछ उल्टा पुल्टा काम करते रहते हैं। इसको परेशान करेंगे, उसको परेशान करेंगे, टीचर को परेशान करेंगे। तो उस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनको कहा गया मनोविक्षुता। देखो मनोविक्षुत व्यक्ति भावनात्मक रूप से असंतुलित रहते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति जो है उनके दिमाग में कुछ मतलब खुरापाती दिमाग होता है उनका। उनके दिमाग में शरारत चलते रहता है कि मैं क्या शरारत करूं जिससे बच्चे परेशान हो, टीचर परेशान हो, ठीक है। ये दूसरों को चिढ़ाते रहते हैं, खुद उच्च रक्तचाप से पीड़ित रहते हैं, खुद जो उनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, गुस्सा उनको बहुत आता है, उन्हें हमेशा कोई ना कोई चिंता लगी रहती है कि हाँ मैं कैसे इनको जो परेशान करूँ, ठीक है, चिंता में रहते हैं वो। अगला आपको प्रशिक्षण का अर्थ क्या है स्पष्ट कीजिए। देखो प्रशिक्षण का अर्थ होता है ट्रेनिंग। देखो प्रशिक्षण का अर्थ क्या होता है, ठीक है। देखो किसी कार्य या प्रतियोगिता में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई तैयारी को प्रशिक्षण कहते हैं। जैसे मान लो आपका सीबीएसई का क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम है, तो आपकी क्लास में पढ़ाई हो रही है, क्या है आपका लक्ष्य तो है 12th में अच्छे नंबर लाना। तो उससे पहले आप एक तैयारी करते हो, पढ़ाई करते हो, क्या है प्रशिक्षण आता है, ट्रेनिंग करते हो, ठीक है, ट्रेनिंग लेते हो, पढ़ाई करते हो, फिर आप पेपर देते हो, ठीक है। अब खेल प्रशिक्षण चक्र का अर्थ क्या है स्पष्ट कीजिए। खेल प्रशिक्षण चक्र की अवधियां क्या है, इनकी व्याख्या कीजिए। तो देखो खेल प्रशिक्षण चक्र का अर्थ क्या है। देखो खेल यानी खेल प्रशिक्षण ट्रेनिंग, चक्र यानी समय, यानी खेल का ट्रेनिंग का समय। देखो खेल प्रशिक्षण चक्र का अर्थ होता है प्रशिक्षण चक्र की विभिन्न अवधियों से अर्थात प्रशिक्षण का समय। जैसे मान लो आपका क्लास का समय का होता है 1 साल का होता है, आप 1 साल पढ़ोगे तो आप अगली क्लास में चले जाओगे, ठीक है। तो खेल प्रशिक्षण चक्र की अवधि क्या होती है तो 3 प्रकार की अवधियां होती है। पहला आपका माइक्रो साइकिल चक्र, जिसे हम सूक्ष्म भी कहते हैं, मैसो यानी बीच का, और मैक्रो यानी बड़ा सूक्ष्म चक्र, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हो इसको। देखो आपने माइक्रोफोन तो सुना ही होगा ना, तो आप जो माइक्रोफोन से जो है ना इसको जोड़ सकते हो कि माइक्रो यानी छोटा, इसमें जो छोटा समय होगा यानी जल्दी इसमें ट्रेनिंग होगा। मैक्रो यानी बड़ा, इसमें बहुत लंबा ट्रेनिंग होगा। मैसो यानी बीच का, ठीक है।
और समझते देखो माइक्रो यानी सूक्ष्म चक्र, क्या देखो माइक्रो साइकिल चक्र सबसे छोटी अवधि का परिसीमन चक्र होता है, ठीक है, जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए अपनाया, मतलब बहुत ही छोटा चक्र होता है, बहुत छोटा ट्रेनिंग होता है इसमें, ठीक है। इस प्रकार परिसीमन चक्र की अवधियां एक सप्ताह की होती है। मैसो क्या है कि ये बीच का होता है, मैक्रो छोटे और बड़े के बीच का होता है। मैसो चक्र 3 से 4 माइक्रो चक्र से मिलकर बनता है, ठीक है। इस प्रकार के प्रशिक्षण चक्र की अवधियां 3 से 4 सप्ताह की होती है, मतलब ये 1 महीने का होता है, ये आपका 1 वीक का होता है। अगला आपका मैक्रो साइकिल चक्र, ये बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। मैक्रो साइकिल चक्र सबसे लंबी अवधि का प्रशिक्षण चक्र होता है। मैक्रो साइकिल चक्र का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ी के अंदर शारीरिक पुष्टि घटक जैसे शक्ति, गति, संचलनता लक्ष्यों को विकसित करना। मैक्रो साइकिल चक्र जो है वो दीर्घ अवधि लक्ष्यों को प्राप्ति में जाता है। मतलब मैक्रो क्या है ना, ये बड़े होता है बच्चों। मान लो कोई बड़ा ट्रेनिंग है, मान लो कोई वर्ल्ड कप जीतना है तो उसके बाद जो ट्रेनिंग करते हैं, मतलब ठीक है, मतलब बहुत लंबा ही होता है, समझ गया। जैसे मान लो आपको क्लास 12 का एग्जाम, आप पूरे 1 साल पढ़ते हो फिर आप एग्जाम, तो क्या है, आप 1 साल ट्रेनिंग लेते हो, 1 साल पढ़ते हो, फिर आपका एग्जाम लास्ट में होता है, समझ गया। तो ये आपका हो गया। तो ये था हमारा आज का प्यारा सा बट वीडियो बच्चों, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो ये वीडियो पसंद आया हो, तो पसंद आया तो जो है वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और मेरी तरफ से जो आप सभी को जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं। आपका एग्जाम अच्छा जाए, आपके नंबर अच्छा आए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपने अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।